अच्छा, हमने लास्ट कल की क्लास में अपने पास मोज़लेस एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्सरेज की जो प्रोडक्शन है हमने उसको पढ़ लिया था। अब हम जो है वो कुछ एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ की जानिब चलेंगे, यानी कि जो नॉर्मली एक्सरेज होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखो, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे हाथ पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर हमें कहता है कि भाई जाइए और अपना क्या करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए। तो एक्सरे कराने से हमें क्या मिलता है, एक्सरे जब हम कराते हैं तो हमारा हड्डी का जो एक पर्टिकुलर स्कैन होता है हमें वो मिल जाता है, स्कैन हड्डी का ना। तो एक्सरेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दो अपने पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज की हमने हेडिंग डाल दी है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज पढ़ेंगे। स्टार्ट करें भाई। जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है, अच्छा पहले हम लिख लेते हैं फिर उसके बाद हम इनको एक साथ जो है वो समझ लेंगे। कॉपी डाउन कर लीजिए इन 4 प्रॉपर्टीज को, फिर हम आगे बात कंटिन्यू करते हैं अपनी। कॉपी डाउन कर लिए बेटे? यस सर। अच्छा चलो आओ समझते हैं हम जरा इन प्रॉपर्टीज को। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, एक्सरेज कैन पेनेट्रेट थ्रू द पेपर, ग्लास एंड ह्यूमन फ्लैश।
ये जो एक्सरेज होती है ना बेटा, ये नॉर्मली बहुत खतरनाक तो नहीं है, मैं कह सकता इनको कि हैजर्डस, हार्मफुल हमारे लिए बहुत नहीं है, लेकिन ये रेडिएशंस हैं जो कि इजीली पास आउट कर जाती हैं, बहुत हाईली पेनेट्रेबल होती हैं। कहा जा रहा है एक्सरेज कैन पेनेट्रेट थ्रू द पेपर, ग्लास एंड ह्यूमन फ्लैश। पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स हों, उनके अंदर से भी एक्सरेज पास कर जाएंगी, और ग्लास यानी कि कांच के अंदर से भी ये बहुत आसानी से पास कर जाती हैं। ह्यूमन फ्लैश, ये जो इंसान का गोश्त होता है, इसके अंदर से भी पास कर जाती हैं, लेकिन हड्डी को पास नहीं कर पाती, हड्डी पर रुक जाती हैं। इसलिए जब आप एक्सरे कराते हैं, मिसाल के तौर पे हाथ का आपने एक्सरे कराया, तो आपका जितना फ्लैश होगा, जितना गोश्त होगा, वो सब गायब हो जाएगा। उसकी बहुत बारीक सी थिन सी एक लेयर सी बनी हुई आएगी, पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पे गोश्त है, वेन्स हैं, मसल्स हैं। लेकिन जो आपकी बोन्स होंगी, वो बोन्स बहुत क्लियरली जो है वो आपको नजर आएंगी एक्सरेज में। ऐसे ही होता है या गलत कह रहा हूं मैं? ऐसे ही होता है सर। कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में दैट एक्सरेज हैव द वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। अब ये शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप रेज, लाइट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। वेवलेंथ किसे कहते हैं? ये वेव ट्रैवल कर रही है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कह लीजिए, या यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये कहलाता है आपका वेवलेंथ। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ऐसे ही होता है। जी सर। तो ये बहुत शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं, बहुत फास्ट मूव कर सकती हैं। शॉर्ट वेवलेंथ वाली चीज बहुत फास्टली मूव करेगी। कहा जा रहा है एक्सरेज आर द हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है इनकी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि हम कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यूनिट टाइम के अंदर कितनी वेव्स की जो वेवलेंथ है पर वेवलेंथ, ऐसी इतनी वेव्स पर यूनिट टाइम जो होती है, उसी से फ्रीक्वेंसी निकलती है। ये गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहे हैं सर। ऐसी होता है ना। तो ये जितनी वेव्स ट्रैवल कर जाएंगी एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, तो उसके हिसाब से आप निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। बात यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा भाई, माजरत यार, एक ज़रा कॉल आ गई थी, इसकी वजह से मुझे माइक बंद करना पड़ा 2 मिनट के लिए। तो कहा जा रहा है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, यानी कि बहुत सारी वेव्स पर यूनिट टाइम में ट्रैवल कर जाती हैं, इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई कंसिडर की जा रही है। बहुत शॉर्ट इनकी वेव लेंथ्स हैं, जिसकी वजह से बहुत फास्ट ट्रैवल करती हैं, और हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। यानी कि बेसिकली कोई पार्टिकल इनके अंदर नहीं है, ये एक रेडिएशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कहा जा रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल टारगेट। हमने देखा था टंगस्टन मेटल लगाया हुआ था, अगर टंगस्टन मेटल की जगह कॉपर लगाया जाए, सिल्वर लगा दिया जाए, एल्यूमिनियम लगा दिया जाए, गोल्ड लगा दिया जाए, आयरन लगा दिया जाए, क्रोमियम लगा दिया जाए, और स्कैंडियम लगा दिया जाए, कोई भी मेटल लगा दिया जाए, हर मैग्नेट से रिलीज होने वाली जो एक्सरेज होंगी वो डिफरेंट वेवलेंथ वाली होंगी। बात आप मेरी समझते हैं? हर मेटल से रिलीज होने वाली जो जो एक्सरेज होंगी वो डिफरेंट वेवलेंथ वाली होंगी। बात समझ में आ गई सबको? यस सर, लेकिन वो वेवलेंथ शॉर्ट ही होंगी, है ना? वो शॉर्ट वेवलेंथ होंगी, यानी कि जो भी मेटल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस होगी, वेवलेंथ शॉर्ट ही होगी। हर उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगी मेटल के ऊपर, वेवलेंथ उन तमाम की कैसी होगी? बहुत शॉर्ट होगी। बात यहां तक समझ में आती है? यस सर। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो
एटॉमिक नंबर है, इसका एक ताल्लुक है वेवलेंथ से, एटॉमिक नंबर का ताल्लुक है बेसिकली एक्स रेज से। जरा उस चीज को भी, उस रिलेशन को भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम। कॉपी डाउन कर लिया था ना सबने, रैप कर दिया मैंने ये ऑलमोस्ट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहे रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर्स इन द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। किसी भी एलिमेंट, जिस मेटल की हमने प्लेट लगानी है, उसके एटॉमिक नंबर का एक्स रेज की वेवलेंथ के साथ क्या ताल्लुक है, इसका डिस्कशन करना है हमने यहाँ पे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मैंने कहा ना, हर एलिमेंट, जो भी पर्टिकुलर एटम लगाएंगे आप, उसके हिसाब से जैसे जैसे एटम यानी कि मेटल चेंज होता जाएगा, उसकी एक्स रेज में डिफरेंस आता जाएगा। बात यहाँ तक समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। ऐसा है भाई, मेरी आवाज कट के आ रही है? नो सर, मुझे सही आ रही है। चलो खैर, सिमरन तुम्हें भी सही आ जाएगी, अल्लाह मियाँ आसानी फरमाने वाले हैं हमारे लिए भी और आपके लिए भी। चलो बात करते हैं भाई, मोजले साहब ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये वाली जो बात है, ये भी मोजले साहब ने ही फाइंड आउट की। कहते हैं, लिख लीजिएगा साथ साथ मेरे, बड़ी अहम, एक बड़ा अहम पॉइंट है जिस पे अक्सर बेशतर सवाल किए जाते हैं। लिख लीजिए इसे, फिर समझते हैं हम। ठीक है, लिख लिए? जी सर, लिख लिया। चलो देखो, अब बता क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि मोजले साहब ने जब एक्स रेज को
एमिट होते हुए देखा तो उन्होंने डिफरेंट मेटल की प्लेट्स लगाई और उनके हिसाब से उसको चेक किया कि अब जो एक्सरेज जनरेट हो रही है उनकी वेवलेंथ में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो मोज़े साहब ने ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने देखा कि जब हम वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं एक्सरेज की जो एमिट हो रही हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही थी, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी एज द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग। एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेसिकली द न्यूक्लियर चार्ज। एटम के अंदर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहा जाता है उसे? क्या कहा जाता है उसे? एटॉमिक नंबर। तो वो एटॉमिक नंबर यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक्स रेज उस एटम से जो इमिट होंगी, उस पर्टिकुलर एटम से जो इमिट होने वाली एक्स रेज होंगी उनकी वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी मेरे बेटे? डिक्रीज होती जाएगी। बात समझ रहे हैं? आपने एक नीचे फॉर्मूला ड्राइव करके लिख दिया, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर छोटा होगा तो वेवलेंथ बड़ी आएगी और एटॉमिक नंबर बड़ा होगा तो वेवलेंथ छोटी आती है। बात यहां तक समझ में आती है? यस सर। सही है, तो आगे चलते हैं। कोई सवाल है किसी के पास? तो कोई सवाल कर लो पहले, फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। कोई सवाल है? सर आप फिर रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि मोज़ले साहब ने ऑब्जर्वेशन ये की, उन्होंने जब एक्सरेज इमिट होते हुए देखी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अलग अलग मेटल की प्लेट्स को लगाकर देखता हूं कि क्या इसमें इमिशन में डिफरेंस आ रहा है या नहीं। तो उन्होंने ऑब्जर्व ये करा कि जब एक मेटल लगाया, फिर दूसरा मेटल लगाया, फिर तीसरा लगाया, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है उसमें डिफरेंस आ रहा है। और वो डिफरेंस को उन्होंने इस तरह से ऑब्जर्व करा कि जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही थी। अब एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? कि एटम के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को ही दूसरे अल्फाजों में कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहा जाता है इसे? न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आपके एक्स रेज की जो समझ लीजिए वेवलेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास डिक्रीज होती जाएगी। बात समझ गए? यस सर। सही है भाई। कोई सवाल है तो सवाल पूछ लो, या तुम लोग सवाल नहीं पूछते, ये बड़ा मसला है। सर है ही नहीं, पूछू क्या? भाई यार हद हो गई है। मैंने खैर तुम लोगों के ग्रुप में नहीं भेजी थी वो पिक्चर, वरना मैं भेजता। तो सवाल करने चाहिए, सवाल करने से जो है वो इंसान और ज़्यादा सीखता है। अच्छा, हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं अपने लास्ट पढ़े हुए चैप्टर पे। जो लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा था विच वाज द चैप्टर नंबर 5 ऐसी है। उस चैप्टर के जरा हम एमसीक्यूज पे थोड़ा सा डिस्कशन। हाँ बेटा बोलो। सर आज आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा भाई, तो सर सही आ रही है आवाज। मैं ज़रा ज़ोर से बोल लेता हूँ ताकि सिमरन को भी आ जाए आवाज़। कोई मसले वाली बात नहीं है। कुछ और कुछ कह रहा था, कुछ कह रहे थे आप? सर आपने पिछले चैप्टर के 2 न्यूमेरिकल्स भी थे जो एंड में प्रॉब्लम हुई थी, वो भी नहीं हुए थे क्लियर। वो नहीं कराए थे मैंने। अच्छा, एक न्यूमेरिकल तो उनमें से ऐसा था जिसमें वैल्यू गलत थी। डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो गलत दी हुई थी, उसकी वजह से हम सॉल्व नहीं कर सके थे। मैं थोड़ा सा एमसीक्यूज पे डिस्कस कर लूँ फिर हम न्यूमेरिकल की जानिब भी चलते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट एंड एनर्जी, हीट और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? आंसर सबने देने, जिसको भी पता हो फौरन से माइक खोले जवाब बता दे। ऐसा यूनिट ऑफ हीट एंड एनर्जी कैलोरी। जूल्स। दैट्स गुड, जूल्स। the right answer, that's good. Kenneth, the branch of chemistry which deals with the thermal energy in chemical reactions is called chemical kinetics, thermodynamics, thermochemistry या mechanics? थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनामिक्स। ना ना, आपने सुना थर्मोकेमिस्ट्री। नहीं, आपने सुना नहीं। The branch of chemistry which deals with the thermal energy in chemical reactions, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री पे बात की जा रही है, यानी कि हीट चेंज के ऊपर। थर्मोकेमिस्ट्री, हाँ सॉरी। अच्छा,
आगे चलते हैं. इफ हीट इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन द प्रोसेस इज सेड टू बी डैश. एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक, आइसोथर्मल और एडिबायोटिक. क्या होगा इसका? एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक होगा. कह रहे हैं द हीट इज एब्सॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, तो फिर कौन सा होगा? एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक. कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ हीट एंडोथर्मिक. the amount of heat evolved or absorbed in a chemical reaction when the Enthalpy. molar quantities of the products and reactants being the same as represented in chemical equation. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मोलर क्वांटिटीज बराबर रहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और कोई भी हीट का अमाउंट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज हो, तो उसे क्या कहते हैं? जरा गौर से जवाब देना इसका. हीट ऑफ रिएक्शन, free energy of reaction, entropy of the reaction, या none of these? Heat of reaction. सर हीट ऑफ रिएक्शन. Heat of reaction कहलाएगा. That's good. फिर कहते हैं अगले MCQs में the branch of science which deals with the energy transformations is known as thermochemistry, kinetics, photochemistry या thermodynamics. Kinetics. फिर आपने गौर से नहीं सुना. मैंने कहा द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस. ये पूरी साइंस की ब्रांच हो रही है, बात की जा रही है, केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है ये. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज डैश थर्मोकेमिस्ट्री. तो ब्रांच ऑफ साइंस में थर्मोकेमिस्ट्री तो हो ही नहीं सकती, ऐसी है. Yes sir. काइनेटिक्स, Thermodynamics काइनेटिक्स तो कोई, काइनेटिक्स तो हमारे पास कोई ब्रांच ही नहीं होती. सही है. और फिर आ फिर गई thermodynamics Yes. तो कन्वर्जन होती है, वो भी नहीं होती. फोटो केमिस्ट्री. डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब क्या? सर थर्मोडायनामिक्स तो कंजर्वेशन होती है ना एनर्जी की. कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होती है ना सर वो तो. तो सर तो ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन तो एक ही हुआ था. सुनो मेरी बात में बताता हूँ. थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब Heat. क्या होता है? हीट. डायनेमिक्स का मतलब क्या है? डायनेमिक्स मूवमेंट. मूवमेंट, मोशन, मूवमेंट. फॉर्म हो जाना, एक जानिब से दूसरी जानिब, एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाना, ऐसी है. यस सर. थर्मोडायनेमिक्स इसका राइट आंसर है कि हीट एनर्जी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चली जाए, मूव कर जाए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स. कह रहे हैं द टोटल एनर्जी कंटेन्ड. अब आ गया मजेदार एमसीक्यू. द टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन द केमिकल सिस्टम इज कॉल्ड इट्स डैश. एक केमिकल सिस्टम में, एक सिस्टम है उसके अंदर जो ओवरऑल अपनी जाती तौर पर एनर्जी मौजूद है, वो क्या कहलाती है? एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? एंथैल्पी. एंथैल्पी तो सर इंटरनल एनर्जी. और तीसरा भी जवाब दे दो भाई सिमरन. सर एक बार और रिपीट कर दें प्लीज. मैंने कहा है कि द टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन अ केमिकल सिस्टम. एक केमिकल सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होता है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, क्या कहते हैं उसे? क्या हम उसे एंथैल्पी कहते हैं? क्या हम उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं? क्या हम उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं? या हम उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं? इंटरनल एनर्जी. हाँ भाई. सर पहले दो में से कोई एक ही होगा. वाह वाह. मतलब एमसीक्यूज पे टिक लाएंगे. जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी. हैं ऐसे तो हो गया पेपर हमारा. हाँ भाई. कशफ, जी सर. क्या होगा आंसर? सर दूसरा हो गया, पहला होगा. अच्छा भाई. सुमैया आप क्या कह रही हैं? इंटरनल एनर्जी का. सिमरन, एमसीक्यूज रिपीट नहीं करवाना अब दोबारा. सिमरन, सिमरन सो गई है. चलो भाई, इसका राइट आंसर होगा इंटरनल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी नहीं कह सकते. काइनेटिक एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू मूव अ बॉडी. पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है जिसकी वजह से जो है वो काइनेटिक ही कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में. एंथैल्पी कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब या फिर इवॉल्व होता है.
जो उसके अंदर मौजूद होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी इंटरनल एनर्जी कहलाता है, वो जो कंटेन्ड विद इन अ सिस्टम। विद इन के लफ्ज में ही सारी बात निकल गई कि सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। कह रहे हैं विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करती है? क्या इंथैल्पी है, क्या फ्री एनर्जी है, क्या उसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी है, सारी चीजें हैं, या ऑल ऑफ द अबव? क्या सर इंथैल्पी, रिपीट करें? मैंने कहा कि विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की स्टेट, हालत पे कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही होती है? क्या वो इंथैल्पी है, क्या वो फ्री एनर्जी है, क्या वो एब्जॉर्प्शन या एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी है, या वो सर ऑल ऑल ऑफ ऑफ द द अबव है? दैट्स गुड। ऑल ऑफ द ऑल ऑफ ऑल द ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि सारी चीजें स्टेट पे डिपेंड करती हैं। सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? स्टेट। स्टेट पे। अब जरा गौर से समझना है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स टू फॉर्म न्यूट्रल एटम। समझना है एमसीक्यू एंथैल्पी। को। ना 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 ना, अभी ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स टू फॉर्म न्यूट्रल एटम्स, आइंस वाइंस नहीं बनेंगे, न्यूट्रल एटम्स बनेंगे, इज कॉल्ड डैश बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, या नन ऑफ दीज? जरा समझ के जवाब देना है। कह रहे हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ मॉलिक्यूल, ब्रेक अ बॉन्ड, वन मोल का जो बॉन्ड होगा, वन मोल एटम्स का जो बॉन्ड होगा, उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि वो बन जाए न्यूट्रल एटम्स। क्या बन जाए वो? न्यूट्रल एटम्स बन जाएं। तो उस न्यूट्रल एटम्स को बनाने के लिए जो एनर्जी ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, या बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी। दैट्स गुड। बॉन्ड एनर्जी कहलाती है ये, जो किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए दरकार है, वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। क्या कहलाती है वो? बॉन्ड। एनर्जी। और सर इससे सिर्फ न्यूट्रल एटम बनेगा? इससे न्यूट्रल एटम बनता है। एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना होता है ना, मतलब इट्स नॉट अ कंसिस्टेंसी के न्यूट्रल एटम बनेगा। हम ये कहते हैं कि वो एटम्स जिन्होंने बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे से, भाई देखो आइंस तो इसलिए नहीं बनते क्योंकि आइंस तो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है ना। आइंस में क्या होता है बेसिकली? आइंस में तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के दरमियान एक अट्रैक्शन होती है, विच इज मीन टू बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। वो यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होती है, उसे हम आयनिक बॉन्ड का नाम दे देते हैं। बॉन्ड प्योर जो बॉन्ड की बात करूं जिससे मॉलिक्यूल तैयार होता है, वो तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग हुई भी होती है। उस शेयरिंग को ब्रेक करने के लिए, शेयरिंग जब होती है तो फिर बॉन्ड एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। शेयरिंग जब ब्रेक करनी होती है तो भी बॉन्ड एनर्जी दरकार होती है। जो दोनों एनर्जीज हैं, दोनों बॉन्ड एनर्जीज हैं, लेकिन एक है बॉन्ड फॉर्मिंग एनर्जी और एक है बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। सर रिपीट कर दें। मैंने कहा कि एक एनर्जी का अमाउंट जो कि दो एटम्स को जोड़ने की सूरत में, जब दो एटम्स जुड़ते हैं तो उनको जुड़ने की सूरत में वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज हो रहा है, दो एटम्स जुड़े, उनके जुड़ने की सूरत में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसे कहते हैं बॉन्ड फॉर्मिंग एनर्जी, बॉन्ड बनाने की सूरत में। अब वही अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें दरकार होता है जब हमें उस बॉन्ड को तोड़ना होता है। ओके सर। सही है, आगे चलते हैं, मुझे एक लम्हा दीजिए बस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब हम बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व्ड। This is the statement of dash, law of mass action, law of definite proportion, law of conservation of mass, sorry, law of conservation of energy, या second law of thermodynamics? बताओ। सराउंडिंग और जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है हमेशा। बता दो भाई, आवाज आ रही है?
अल्लाह के वलियों, रिपीट कर दें। मैंने कहा द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व। सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ये किस चीज़ का स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा? पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये किससे रिलेट कर रहा है स्टेटमेंट? लॉ ऑफ मास एक्शन से, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, या फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से? किससे रिलेट कर रहा है? कहा जा रहा है मेरा बेटा द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व। लस कंजर्व किससे रिलेट कर रहा है? कंजर्व के लफ्ज़ से ही बता दो मुझे। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी।